Hello everyone. So in this video also we will be continuing with the past year questions to chapter 4 कार्बन एंड कंपाउंड से पूछे गए हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में 2019 से लेके 2024 तक. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. तो इस वाले वीडियो में हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. प्रीवियस वीडियो में हमने लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस किया था. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द नेम एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद 4 कार्बन एटम्स. ठीक है, सो 4 कार्बन एटम के लिए हमें स्ट्रक्चर बनाना है एंड नेम भी लिखना है उसका. तो 4 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं उस कंपाउंड को? ब्यूटेन बोलते हैं. ठीक है, तो उसका हमें ठीक है, तो इसके हमें स्ट्रक्चर्स बनाने हैं. अब तो स्ट्रक्चर देखो क्या क्या बन सकते हैं. कार्बन कौन से स्ट्रक्चर बना सकता है? चेन बना सकता है, ब्रांचेस बना सकता है एंड रिंग्स बना सकता है. तो सबसे पहले चेन स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे एंड देन हम बनाएंगे ब्रांच स्ट्रक्चर. ठीक है, तो चेन स्ट्रक्चर के लिए ब्यूटेन की हम सिंपल 4 कार्बन की चेन बना लेते हैं. ठीक है, अब जो वैलेंसीज बच गई उस पर हम हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट स्ट्रक्चर. सेकंड, अगर मैं रिंग की बात करूं तो कार्बन को हमें एक क्लोज शेप में बनाना है, यानी कि एक रिंग शेप में बनाना है. अब जो भी वैलेंसीज कार्बन की बच गई हैं, ठीक है, दो इन्होंने बॉन्ड बना लिया था, 2 वैलेंसीज की फ्री हैं, तो उन पे हम हाइड्रोजन को प्लेस कर देंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट आता है ब्रांच स्ट्रक्चर. ब्रांच में हम देखो क्या करेंगे, हमारे पास ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं. ठीक है, तो एक कार्बन को हम रिमूव कर लेंगे और इसको हम बीच वाले कार्बन पे लगा देंगे. टर्मिनल कार्बन पे कभी भी नहीं लगाना है, बिकॉज अगर आप टर्मिनल कार्बन पे लगाते हो तो ये आपका वही जो पहले वाला चेन स्ट्रक्चर है ना, वही ये कंसीडर किया जाएगा. बिकॉज इसमें बिल्कुल सेम आपको लॉन्गेस्ट चेन हमारी यही सेलेक्ट होगी और इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन हमारी 4 की ही सेलेक्ट होगी. तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स बिल्कुल सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है. तो इसलिए जब भी हमें ब्रांच स्ट्रक्चर बनाना है तो हम टर्मिनल कार्बन पे प्लेस नहीं करेंगे, बिकॉज वो चेन जैसा ही हो जाएगा. हम बीच वाले कार्बन पे एक कार्बन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ठीक है, सो 4 कार्बन अब कंप्लीट हो गए हैं. लॉन्गेस्ट चेन इसमें 3 की सब्स्टिट्यूट हो गई. ठीक है, सो अब इसको जो वैलेंसीज बच गई वहां पे हाइड्रोजन को प्लेस कर देते हैं. इसकी 1 2 3 हो गई, ओनली 1 वैलेंसी इसकी बचती है. ठीक है, सो ये हमारा हो गया ब्रांच स्ट्रक्चर. अब देखो इनके नेम्स क्या होंगे. चेन वाले का सिंपल नेम हो जाएगा ब्यूटेन. ठीक है, रिंग वाले का आपको पता है, रिंग स्ट्रक्चर में ऑलवेज साइक्लो जो है वो प्रीफिक्स लगता है, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन. एंड इस वाले का हो जाएगा आइसोब्यूटेन. ठीक है, तो ये हमारे नेम्स हो गए, स्ट्रक्चर हो गए. नाउ द सेकेंड पार्ट इज राइट द नंबर ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड. तो अब हमें जो भी हमने ये कंपाउंड्स ड्रॉ किए हैं इसमें नंबर ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स हमें बताने हैं. ठीक है, सो काउंट करते हैं. इस वाले कंपाउंड में कितने जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने हो गए? 13. इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो इस वाले में हो गए 12. यहाँ पर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. इसमें भी 13. ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है. नाउ लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन इज कार्बन फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद most other elements making the compound exceptionally stable. Give reason to justify this statement. तो हमें बताने कि कार्बन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स कैसे बनाता है. तो देखो फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, बिकॉज जो कार्बन होता है उसका स्मॉल साइज होता है. ठीक है, सेकेंड हो जाएगा कि इसकी जो टेट्रावैलेंसी होती है ये ऑल 4 साइड से बॉन्डिंग कर सकता है और जो वो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज. स्मॉल साइज किस लिए कि देखो जो कार्बन का एटम होता है उसमें ओनली 2 शेल होते हैं. ठीक है, फर्स्ट शेल होता है के शेल, देन सेकेंड होता है एल शेल. कॉन्फिगरेशन होती है 2,4. तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सो जो भी कार्बन जिस भी कंपाउंड के साथ बॉन्डिंग करेगा तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स वो लेगा या देगा, मीन्स जो भी वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा उन इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ही स्ट्रांगली बाउंड कर सकता है. ठीक है, जैसे कि अगर हम उसके फिगर से देखते हैं तो सपोज ये कार्बन का एटम है. ठीक है, सो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें सेकेंड वाले में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, तो जो न्यूक्लियस है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को बहुत इजीली होल्ड करके रख सकता है. न्यूक्लियस के पास इतनी पावर है क्योंकि ये जो कार्बन का एटम है ये स्मॉल है. अगर कार्बन का एटम बड़ा हो जाता है, बहुत सारे शेल्स आ जाते हैं, तो अब ये इसको बाउंड नहीं कर पाएगा इतना स्ट्रांगली, बिकॉज अब इसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया है न्यूक्लियस से. तो न्यूक्लियस उसको इतना स्ट्रांगली होल्ड नहीं कर पाएगा.
बट कार्बन का स्मॉल होता है साइज, इसलिए वो बहुत इजीली उसको होल्ड करके रख सकता है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 इज नेम अ साइक्लिक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। सो साइक्लिक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड आपका हो जाएगा कोई भी साइक्लिक, यानी कि कोई भी आपको रिंग स्ट्रक्चर लेना है, ठीक है, और अनसैचुरेटेड में आप क्या करोगे, देखो सैचुरेटेड होता है सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड में आप डबल या ट्रिपल बॉन्ड उसमें लगा सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दूंगी तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ब्यूटीन। ठीक है, ये भी हमारा एक क्या है, अनसैचुरेटेड, साइक्लिक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, और एक इसका बहुत कॉमन एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दे रखा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड भी है, पूरी आप अगर 11th 12th में जाओगे तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके उस कंपाउंड पे बेस्ड है, दैट इज बेंजीन। ठीक है, बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस टाइप से, ठीक है, 6 कार्बन वाला होता है, इसका फॉर्मूला होता है C6H6। सो इसमें क्या होता है, ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स होते हैं, एक सिंगल बॉन्ड होगा, एक डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसे आपको ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स मिलेंगे। ठीक है, सो ये भी इसका एक कॉमन एग्जांपल हो सकता है, बेंजीन भी आप लिख सकते हो, या फिर कोई भी साइक्लिक कंपाउंड जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो जाएगा। Next question is draw electron dot structure of carbon dioxide and write the nature of bonding between carbon and oxygen in its molecule। ठीक है, सो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कार्बन डाइऑक्साइड का आप बना सकते हो इजीली, एक बार ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, वैसे इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं, बिल्कुल सिंपल है, जैसे सिंपल हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं किसी भी कंपाउंड के लिए। तो पहले CO2 का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बन, हमारे पास लेस नंबर ऑफ एटम है कार्बन के, सो कार्बन को बीच में रख लेते हैं। अब इसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 4, ऑक्सीजन के कितने हो गए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। ठीक है, सो अब देखो कार्बन इससे बॉन्डिंग करेगा। अब देखो कार्बन को सिर्फ 4 साइड से बॉन्डिंग नहीं करनी, अब ओनली कार्बन को 2 साइड से बॉन्डिंग करनी है, इसलिए हम सारे इलेक्ट्रॉन्स को 2 साइड्स में प्लेस कर लेंगे। ठीक है, अब ऑक्सीजन को 2 चाहिए, कार्बन से मिल गए, इसको भी कार्बन से मिल गए, एंड कार्बन को भी ऑक्सीजन से 2 मिल गए। ठीक है, सो ये हमारा CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब था राइट द नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। सो नेचर ऑफ बॉन्डिंग आपको दिख रहा है कि कैसी हो रही है, क्या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, इसलिए बॉन्डिंग का नेचर हो जाएगा कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज draw 2 different possible structures of saturated hydrocarbons having 4 carbon atoms in its molecule। तो ये हमने अभी किया था फर्स्ट क्वेश्चन, इसको इजीली हम ड्रॉ कर सकते हैं स्ट्रक्चर्स को। नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट आर दीज 2 structures of hydrocarbon having same molecular formula called। तो अब इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे, देखो जो ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं ना जिसमें हमारे पास सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, ठीक है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला but different structures, then those compounds are called isomers or structural isomers। structural isomers। ठीक है, सो अभी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था उसमें स्ट्रक्चर सबके डिफरेंट थे बट मोलिकुलर फॉर्मूला जो है वो सबका सेम था। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर डिफर करते हैं, लाइक कोई चेन होता है, कोई ब्रांच होता है, कोई साइक्लिक भी हो सकता है, तो उनको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला एंड कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। सो मोलिकुलर फॉर्मूला इसका हो जाएगा, देखो कॉमन नेम हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है, और फॉर्मूला हो जाएगा इसका C4H10, है ना, CnH2n+2 होता है ना, तो n को अगर हम 4 प्लेस करते हैं तो फिर 4 2 8+2, तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा ब्यूटेन का। नेक्स्ट इज ऑल्सो राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ इट्स एल्काइन। सो ये हमारा क्या था, एल्केन की सीरीज का था ये। अब अगर हमें एल्काइन की सीरीज के लिए लिखना हो तो क्या करेंगे, देखो इसके लिए सिर्फ ALK जो होता है, सिर्फ इतने पार्ट को हमें रिप्लेस करना है, इतने प्रीफिक्स को ब्यूट से, तो इसका हो जाएगा ब्यूटाइन। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज list 2 properties of carbon which led to the huge number of carbon compounds we see around us, giving reason for each। तो इसमें 2 properties आपको पता है, the catenation and tetravalency। तो इसमें आपको catenation को explain करना है, the ability of an atom or element to make
चेन, ब्रांचेस और साइक्लिक स्ट्रक्चर्स विद इटसेल्फ। ठीक है, ये कैटेनेशन की प्रॉपर्टी हो जाएगी। टेट्रावैलेंस में आप बोलोगे कि एलिमेंट हैविंग वैलेंसी एज 4, टेट्रा मींस 4 होता है, तो जिसकी वैलेंसी 4 हो उसके पास टेट्रावैलेंसी की प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज distinguish between esterification and saponification reactions with the help of a chemical equation for each. ठीक है, so first part is esterification and saponification के बीच का डिफरेंस। ठीक है, सो एस्टरिफिकेशन देखो क्या होता है। एस्टरिफिकेशन में होता है रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद इथेनोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट। ठीक है, तो उससे हमें क्या मिलता है, एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड मिलता है, दैट इज एस्टर। सो इसके लिए हम लिखते हैं, सबसे पहले इथेनॉल होता है, वो रिएक्ट करता है इथेनोइक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। और कौन सा एसिड होता है, हॉट एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सो इससे हमें क्या मिलेगा, एस्टर मिलेगा, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। ठीक है, सो अब देखो हमें इसमें से क्या करना है, हमें वाटर रिमूव करना है, क्योंकि ये रिएक्शन एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है जिसमें कि रिमूवल ऑफ वाटर होता है। ठीक है, सो यहाँ से मैं OH रिमूव कर रही हूँ, यहाँ से मैं H को रिमूव कर रही हूँ, सो प्लस H2 मैंने पहले ही लिख दिया। अब हम एस्टर की फॉर्मेशन करेंगे, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं CH3COO, और ऑक्सीजन से ही हमें इसको बाइंड करना है फिर C2H5। ठीक है, सो ये हमारा हो गया एस्टर का फॉर्मेशन। सो दिस इज आवर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब इसका टोटली ऑपोजिट होता है सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। उसमें क्या होता है, एस्टर को जब हम ट्रीट करते हैं बेस के साथ, बेसिक कैटलिस्ट में, तब हमें क्या मिलता है, इथेनॉल मिलता है वापस से, एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड मिलता है। ठीक है, सो इसको एक बार वापस से लिख लेते हैं, CH3COO C2H5, ये हमारा एस्टर है। ठीक है, इसको रिएक्ट करवाएंगे NaOH के साथ, ठीक है, बेस के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, एक तो इथेनॉल मिलेगा वापस से, प्लस में हमें मिलेगा इसका सोडियम सॉल्ट। पहले CH3COO लिख देंगे, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे Na था। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट है इसका, write a label diagram, describe in brief an activity to show the formation of an ester। so इसमें हमें डायग्राम बना के बताना है, एक्टिविटी को एक्सप्लेन करना है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर के लिए। तो इसमें बिल्कुल सेम आपका ऊपर वाला प्रोसीजर ही रहेगा, बस आपको डायग्राम बना के बताना होगा कि ऐसे हमारे पास एक आप वो बना सकते हो, सपोज आप एक नीचे बर्नर बना सकते हो, ठीक है, ऐसे, और उसके ऊपर आप रख सकते हो एक ऐसे स्टैंड पर कोई भी बीकर। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, हमने इथेनॉल डाला है, इथेनोइक एसिड डाला है, एंड सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, और नीचे से हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। वाई, बिकॉज इसमें लिखा हुआ है हॉट एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सो हमने इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, इथेनॉल डाल दिया, इथेनोइक एसिड डाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, एंड उसको हीट कर दिया, तब हमें क्या मिल जाएगा, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड एस्टर मिल जाएगा। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट। तो सोप एंड डिटर्जेंट देखो क्या होता है, सोप्स आर द सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और डिटर्जेंट क्या होते हैं, दीज आर द सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, सो ये दोनों में डिफरेंस होता है, और जो सोप हमारे होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है, एंड डिटर्जेंट्स हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट इज state in brief the cleansing action of soaps in removing an oily spot from a fabric। so इसमें हमें cleansing action of soap बताना है, यानी कि पहले हमें सोप का स्ट्रक्चर डिफाइन करना होगा, फिर मिसेल फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले देखो, जो सोप मॉलिक्यूल होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है। यहाँ पे होता है आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये COONA होता है यहाँ पर, और ये पूरी चेन को हम R से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ये कार्बन की चेन है, हाइड्रोकार्बन चेन, मीन्स R को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, R कैन बी CH3 CH2 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 की बहुत लंबी चेन हो सकती है। ठीक है, तो अब ये वाला पार्ट जो है और ये वाला पार्ट जो है, इसको मैं आयनिक पार्ट बोलूंगी, ठीक है, और इसको मैं हाइड्रोकार्बन पार्ट बोलूंगी। ठीक है, तो अब जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है ये आपको टेल टाइप दिख रहा होगा, और ये वाला हमारा हेड पार्ट है। ठीक है, तो अब जो ये आयनिक पार्ट होता है ना, ये होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट, और जो हमारा टेल वाला पार्ट होता है ये होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट।
ठीक है। तो अब क्या होता है, हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फिलिक मीन्स लविंग। सो जो ये वाला पार्ट है, आयनिक पार्ट या हेड पार्ट जो है, ये वाटर लविंग पार्ट होता है, इसको पानी पसंद होता है, ठीक है, सोप में से जो ये वाला पार्ट है। वेयर एज जो ये टेल वाला पार्ट है, ये होता है हाइड्रोफोबिक। फोबिक मीन्स, हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स हेटिंग, इसको पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। ये वाला सोप का पार्ट पानी से दूर रहने का ट्राई करता है। तो ये क्या करता है, क्योंकि इसको पानी नहीं पसंद, इसको ऑयल पसंद होता है, ऑयल या फिर डर्ट, आप कुछ भी बोलो, तो ये उससे स्टिक कर जाता है। सपोज ये हमारे पास कोई भी एक क्लोथ है, ठीक है, उस पर ये डर्ट लगा हुआ है, तो अब ये क्या करेगा, जो ये वाला टेल पार्ट है, ये जाके इससे स्टिक कर जाएगा, ठीक है। और जो हेड पार्ट है, ये हाइड्रोफिलिक है, इसको तो पानी पसंद है, तो पानी जो यहाँ पे हमारे पास पूरे कंटेनर में जो ये क्लॉथ था हमारे पास, तो इसमें पूरा पानी है यहाँ तक, तो ये बाहर की तरफ होता है, पानी की साइड, ठीक है। फिर ये वापस से दूसरा सोप का मॉलिक्यूल आएगा, ये इससे अटैच होएगा, फिर वापस से दूसरा से बहुत सारे सोप के मॉलिक्यूल्स आकर के डर्ट के चारों तरफ से मिसेल की फॉर्मेशन कर दें। क्लस्टर ऑफ सोप मॉलिक्यूल को हम मिसेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो मिसेल की फॉर्मेशन हो जाती है। अब अगर हम वॉशिंग करते टाइम जैसे ही वॉश ऑफ करेंगे वाटर को या फिर बीटिंग करेंगे क्लोथ्स को, तो जो ये हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है, ये डर्ट को लेके बाहर निकल जाएगा वाटर के साथ, ठीक है। तो ऐसे होता है हमारा क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप। सेकेंड पार्ट है इसमें, Why are soaps not very effective when a fabric is washed in hard water? How is this problem resolved? So क्या होता है, हार्ड वाटर में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के आयंस होते हैं, ठीक है। तो जो सोप मॉलिक्यूल होता है वो इतना ज्यादा इफेक्टिव क्यों नहीं होता हार्ड वाटर में, बिकॉज वो उसके कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट दैट इज स्कम की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। सो इसलिए वो स्कम जो होता है वो हमारे क्लॉथ के ऊपर स्टिक कर जाता है, वो अच्छे से निकलता नहीं है क्लॉथ से, और हमारा क्लॉथ जो है वो अच्छे से क्लीन नहीं होता है। वेयर एज डिटर्जेंट के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। डिटर्जेंट हार्ड वाटर के साथ भी एंड सॉफ्ट वाटर के साथ भी कोई स्कम की फॉर्मेशन नहीं करता, मीन्स वो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के आयंस के साथ जो भी हार्ड वाटर में प्रेजेंट होते हैं उनके साथ रिएक्ट नहीं करता। तो इसलिए हम सोप को हार्ड वाटर में यूज नहीं करते। इस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व कर सकते हैं डिटर्जेंट यूज करके, या फिर हम बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट ऑफ सोप यूज करके भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा जिसमें फोम या फिर लेथर जिसमें फॉर्मेशन हो, बहुत सारा सोप यूज करके, तो उससे भी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है। बट द बेस्ट मेथड इज यूजिंग डिटर्जेंट्स इन प्लेस ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स। सो द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास इज 3 ml of ethanol is taken in a test tube and warmed gently in a water bath. A 5% solution of alkaline potassium permanganate is added first drop by drop to this solution, then in excess. So first part is, how is 5% solution of KMnO4 prepared? तो 5% किसी भी कंपाउंड को सोल्यूशन बनाने के लिए देखो क्या होता है, 5% का मतलब होता है कि 5 डिवाइड बाय 100, ठीक है, इतना होता है। तो 5% बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 5 ग्राम ऑफ कंपाउंड, यहाँ पे कंपाउंड क्या है, KMnO4, सो हम 5 ग्राम ऑफ KMnO4 को डिसॉल्व करेंगे 100 ml वाटर में, ठीक है। सो इससे हमें क्या मिल जाएगा, 5% KMnO4 का सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। सो द नेक्स्ट पार्ट इज, second part, state the role of alkaline potassium permanganate in this reaction. What happens on adding it in excess? So देखो इसके लिए रिएक्शन लिखते हैं सबसे पहले कि जब हम KMnO4 को डालते हैं सॉल्यूशन में तब क्या होता है, ठीक है। तो इसमें देखो KMnO4 क्या होता है, आपको पता होगा, KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और हमने अपने चैप्टर में पढ़ा था कि ये क्या करता है, इथेनॉल को कन्वर्ट कर देता है इथेनोइक एसिड में, ठीक है। इथेनॉल का फॉर्मूला हमारे पास होता है C2H5OH, इथेनोइक एसिड का होता है CH3COOH, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे एल्कलाइन KMnO4 क्योंकि इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। So the question was, state the role of KMnO4. So रोल इसका हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। What happens on adding it in excess? तो देखो अब क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब हम KMnO4 को डाल रहे हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे KMnO4 का होता है पिंक कलर, ठीक है, पिंक टू पर्पल कलर होता है। तो जैसे ही हम उसको सोल्यूशन में डालते हैं तो सोल्यूशन हमारा डिसअपियर होना स्टार्ट कर देता है, मीन्स आप पहले डालोगे एक पर्पल कलर की ड्रॉप आपको अपीयर होगी, वो फिर से ट्रांसपेरेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज क्या होता है कि ये KMnO4 जो है ये यूटिलाइज हो रहा है एल्कोहल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करने में, ठीक है। सो जैसे जैसे हम ड्रॉप डाल रहे हैं तो वो ये एल्कोहल इसको ले रहा है और इथेनोइक एसिड बना रहा है, ठीक है। बट एक टाइम ऐसा आएगा जब सारा का सारा इथेनॉल हमारा यूज हो जाएगा, तो उस टाइम पे हम जितना भी डालेंगे तो ये इसको
यूज नहीं करेगा, इथेनॉल इसको यूज नहीं करेगा, तो ये ऐसा का ऐसा ही सोल्यूशन में रह जाएगा और हमारा सोल्यूशन जो पहले कलरलेस हो रहा था डालने पे, अब वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा जब हम KMnO4 को एक्सेस में डालेंगे तो इसका थर्ड पार्ट है राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन। सो केमिकल इक्वेशन हमने लिख दी है इस रिएक्शन की। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। हमने सारे पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, वेरी शॉर्ट को एंड लॉन्ग को, सभी क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है जो भी CBSE में पूछे गए थे और जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे आपके कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर से। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रही होगी और जो भी आपके डाउट्स वगैरह थे सब क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप ऑलवेज कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स को। सो इफ यू लाइक माय वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।